पूरे वर्ल्ड में लोहे का भी इस्तेमाल, लोहे की भी सप्लाई सबसे ज्यादा रशिया ही के पास ही होती है। डोनाल्ड ट्रम्प तो गया, उसका तो बोरिया बिस्तरा बन गया, और वो अमेरिका की बात है ना, आदमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कि जब हमारा 71 में शायद जब वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था और रशिया ने हमारा दिया था। राज कर सकते, पर जबकि सही मायनों में ये हमारा देश है, ये कई बार हमें धोखा दे चुका है। ये यूक्रेन कई बार भारत को के खिलाफ वोटिंग कर चुका है यूएन में। ये इधर की जो नीचे की कंट्रियां हैं, जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको ये नहीं चाहते कि हमारे बराबरी पे आए, कि इनके पास बहुत पावरफुल यूरेनियम है अमेरिका के पास, वो हर कंट्री को नहीं देता है। देखिए, ये ना कोई ऐसे घर की बात नहीं हो रही है, इन सबकी एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, अब समझो बात। तो ये रशिया है, अभी भी सबसे बड़ा देश है दुनिया का, और रशिया भी दिमागदार है। और रशिया जो है, रशिया की पावर है ऑयल, क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल कह रहा हूं, गैस वगैरह ये सब। तो पूरे यूरोप कंट्री कौन सी है, ये रही। यूरोप में कितनी कंट्री आती हैं? 48 या 42 आती है, वो एग्जैक्ट पता करके बताओ, मुझे भी बताना और खुद भी पता करना, ये सब नोट डाउन करना होगा। तो यहां पे जितनी भी गैसेस यूज होती हैं, पीएनजी वीएनजी, जो भी गैस या ऑयल जो होता है ईंधन, वो 30% सप्लाई कौन करता है? रशिया करता है। और पूरे वर्ल्ड में लोहे का भी इस्तेमाल, लोहे की भी सप्लाई सबसे ज्यादा रशिया ही के पास ही होती है। ठीक है, तो रशिया ने क्या किया हुआ है? चाइना को अपने साथ मिला रखा है। चाइना मतलब अगर रशिया के ऊपर कोई बात होती तो रशिया चाइना जो है ऊपर से दिखे ना, पर अंदर से ये दोस्त है। तो ये सबसे उभरती हुई ताकत, रशिया भी सबसे उभरती हुई ताकत, ये दो हो गया। ठीक है, इंडिया का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन सा पता है? रशिया। डोनाल्ड ट्रम्प तो गया, उसका तो बोरिया बिस्तरा बन गया, और वो अमेरिका की बात है ना, आदमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मैंने ये नहीं पूछा कि मोदी का कौन सा सबसे बड़ा दोस्त है, मैंने पूछा इंडिया का सबसे। कंट्री का दोस्त तो कंट्री होगा ना, कंट्री का दोस्त आदमी नहीं होगा। तो इंडिया का सबसे बड़ा जो दोस्त है, जो सबसे गहरा दोस्त है, जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं इंडिया, वो रशिया है। क्योंकि जब हमारा 71 में शायद जब वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था और रशिया ने हमारा दिया था। और इसने हम पर हमला करने के लिए, पाकिस्तान की मदद के लिए 2 बेड़े भेज दिए थे। बेड़े बोलते हैं बड़े वॉरशिप, जो पानी में चलते हैं ना, बड़े वॉरशिप, वो हमला करने के लिए। हाँ, सबमरीन, या सबमरीन तो अंदर चलती है, ऐसे बड़े वॉरशिप इसने ये भेज दिए। इनके जो वॉरशिप वगैरह होते हैं ना, जो बड़े वाले, जिसको हम लोग बड़े बड़े जहाज, जंगी जहाज होते हैं जो पानी के, वो ऐसा नहीं कि यहां से ही भेजेगा, वो पहले से पहले कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, पहले से पहले ही हर जगह होते हैं। ठीक है, पानी में। ठीक है, जो इंटरनेशनल सी होता है वहां पे वो होते हैं। जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया का मान लो यहां तक सी इंडिया का है, तो ये वाला इधर इसका है, तो बीच का जो इंटरनेशनल सी है वहां तक तो कोई भी आ जा सकता है ना, तो वो वहां पे खड़े रहते हैं। या फिर अपने दोस्त फ्रेंड बन जाते हैं कंट्री के, उसको बोलते तेरे को पैसा चाहिए, चल मैं देता हूं, अच्छा मेरा एक जहाज वहां खड़ा रहेगा, ऐसे चलता है। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझा रहा हूं, तो ये समझो। तो इनके जहाज पहले ही सब यहां होते हैं। ये तो हुई पानी की बात। ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे? कि वो यूक्रेन कि इंडिया पे, हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त जो है ये है। तो जैसे ये इसका दोस्त है, पाकिस्तान भी, जो पाकिस्तान और इंडिया मालूम क्या कर रहे हैं? ना तो अमेरिका का साथ दे सकते हैं क्योंकि ये नाराज हो जाएगा, ना इसका साथ दे सकते हैं कि ये नाराज हो जाएगा। तो ये जो क्या कर रहे हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे देश हैं जो इसको भी नहीं नाराज कर सकते और इसको भी नहीं नाराज कर सकते, पर जबकि सही मायनों में ये हमारा देश है, ये कई बार हमें धोखा दे चुका है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या करते हैं फिर? देखो जी, शांत रहो, तू भी शांत बैठ जा, तू भी शांत बैठ जा, अरे मत लड़ो, अरे मत लड़ो, हैं? ये सब करते हैं, ये ड्रामेबाजी है। ये जो बीच के देश होते हैं ना, कि होता है ना, लोगों में भी होता है ना कि लोगों में भी होता है ना कि अरे यार, अगर वो ना, जो लोग होते हैं ना, सही को सही, गलत को गलत नहीं कह पाते, वो उसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक पीपल। तो ऐसे ही डिप्लोमेसी में ये क्या होता है कि यहाँ पर कई बार ये चीज सही भी होती है, क्योंकि अब हम क्या करें, क्योंकि हमारी कुछ जरूरतें ये पूरी कर रहा है, कुछ जरूरतें ये पूरी कर रहा है, और हमारा कोई लेना देना नहीं इस लड़ाई से। तो
हम क्या करेंगे कि यार बोलेंगे कि यार मत लड़ो यार, आपस में बातचीत करके फैसला कर लो, बिना मतलब लोग मर रहे हैं क्या फायदा है। तो यही भारत इसको बोल देगा, यही इसको बोल देगा। हालांकि भारत ने इसको बोला नहीं है अभी तक, क्योंकि भारत का झुकाव इसकी तरफ है और रहना भी चाहिए, क्योंकि इसने कई बार हेल्प करी है। और ये जो यूक्रेन है ना, ये रहा हाँ यूक्रेन, ये यूक्रेन कई बार भारत को के खिलाफ वोटिंग कर चुका है यूएन में। मतलब चाहे कोई एग्रीमेंट पास होना हो, कुछ हो, तो ये हमारे खिलाफ कई बार वोटिंग कर चुका है यूक्रेन। उसके साथ हमारी कोई लड़ाई भी नहीं हुई है? नहीं, वो लड़ाई नहीं हुई, पर कुछ चीजों में वो होता है ना कि भी जैसे अरे अब समझो डिप्लोमेसी, जैसे भारत ऊपर, अमेरिका ऊपर से भारत का सगा बनेगा, 26 जनवरी पर राष्ट्रपति आएगा, खूब बड़ी बड़ी बातें होंगी, पर ये नहीं चाहेगा कि अंदर से भारत इसके मुकाबले तो काफी गरीब देश है, छोटे देश है, तो ये क्या करता है, इनके साथ बना के भी रखता है। क्यों बना के रखता है? ताकि इसके नजदीक का दोस्त, इसके नजदीक का जो देश है वो मेरे दोस्त रहे। इसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए वो हमसे दोस्ती करता है। इन कंट्रीज में प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को हर महीने लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर देता है, समझे? तो वो क्या करता है, प्रेशर मतलब कि दबाव बनाना, कि डर बना रहे। अब इसको मालूम है कि अरे अगर भारत अमेरिका का दोस्त बन जाए तो उसको मालूम है कि अगर ये हमारे साथ नहीं बना के रखेगा तो हम इसकी तरफ चले जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी मदद बना के रखते हैं, इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। तो इसमें मेन बात ये होती है कि ये हम लोगों को इस तरीके से, तो जो बीच वाली कंट्रीज होती है जो दोनों से नहीं बिगाड़ना चाहती, वो ऐसी स्टेटमेंट देती है। यूक्रेन, अभी एक बात जो इसने सवाल पूछा था कि भी यूक्रेन से हमारी लड़ाई भी नहीं हुई तो वो क्यों मना करता है हमें, वो क्या होता है कि ये जो कंट्रीज है ना, ये अमीर कंट्री है, ताकतवर कंट्री है, और इनका स्टैंडर्ड बड़ा हाई है। ये जो मर्जी ऊपर से बातें कर ले, ये इधर की जो नीचे की कंट्रियां हैं, जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको ये नहीं चाहते कि हमारे बराबरी पे आए, नहीं चाहते, चाहे तुम जितने मर्जी अच्छे बन जाओ, ये नहीं। तो कुछ ऐसी जगह होती है, कुछ ऐसे संगठन होते हैं जिसमें हमारा देश चाहेगा कि हम भी मेंबर बने। अब ये ऊपर से तो मना कर नहीं सकता कि तू मेंबर मत बन, तो ये क्या करेगा, ये अपने दूसरे छोटे छोटे देशों की मदद लेकर के वोटिंग खिलाफ करवा देगा हमारे, और कहेगा मैंने कहा वोटिंग खिलाफ करी, तुम वोट ले आओ, मैं तुम्हें मेंबर बना दूंगा। तो मतलब यूक्रेन में अगर वो मना कर रहा है तो वो अमेरिका का हाथ है। हाँ, वो अमेरिका अपने पास से मना करे कि वोट मना क्यों कर रहा है, मना इसलिए ना कि अब मना किस चीज के लिए कर रहा है। कई ऐसे यूएन के अंदर कई ऐसे कॉम्प्रोव होती हैं, जैसे नाटो सेना है। अभी देखो, अभी तुम्हें तेको बता, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि भी अगर हम इसमें शुमार हो गए तो हमें कम ब्याज पे पैसा मिलेगा, या हम पे हमला होगा तो हमें हथियार मिल जाएंगे, या जैसे बहुत सारी न्यूक्लियर डील होती है कि इनके पास बहुत पावरफुल यूरेनियम है अमेरिका के पास, वो हर कंट्री को नहीं देता है, वो उसकी मर्जी होगी तो वो कुछ ही कंट्री को देगा। तो मर्जी कैसे होगी, तो उन्होंने एक संगठन बना रखा है, जो जो इसमें होंगे उनको मैं इतना दूंगा यूरेनियम। एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था, जैसे नाटो क्या है मैंने बताया, नाटो में तो 11 कंट्री में उन्होंने बोला ना कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, पर 12वीं की करेंगे नहीं। अब 30 कंट्री है, तो 30 कंट्री के लिए कोई भी बात होगी तो अमेरिका उसको हथियार भी देगा, पैसा भी देगा, उसके लिए लड़ेगा भी, वो है ना। तो वो अगर 31 कंट्री कोई और अगर भारत जाके बोलेगा मेरी मदद करते हुए, तो वो नहीं करेगा, पर वो 30 कंट्री में करना पड़ेगा, ट्रीटी साइन है ना। ऐसे ही बहुत सारी ट्रीटी होती हैं, वो ट्रीटी साइन करने के लिए आपको इलेजिबल बनना पड़ता है। इलेजिबल बनने के लिए, वो इलेजिबल होने के बावजूद भी ये कई बार उन कंट्रीज को नहीं, अभी मैं तुम्हें बताऊं नाटो में मैंने क्या बताया कि बार बार एक्सपेंड करके इसने 30 कंट्री तक जोड़ लिया, जबकि 30 कंट्री में बहुत सारी कंट्री जो थी वो उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पा रही थी, वो एलिजिबल नहीं थी। किसके लिए? नाटो के लिए। फिर भी इन्होंने नाटो में क्यों शामिल किया ना, इसके आसपास के देशों को शामिल करने से फायदा क्या होगा कि ये डर के रहेगा, या जब भी इससे लड़ाई होगी तो हम अपना जो भी हवाई जहाज, एयरबेस या हम मिसाइल कहां लगा सकते हैं, जो नाटो के कंट्रीज हैं वहीं पे तो लगाओगे, ऐसे थोड़ी। अब भारत अगर ये बोलेगा कि मुझे यहां से एक एयरपोर्ट दे दो इस पे हमला करने के लिए, भारत देगा? नहीं देगा, वो कहेगा भाई ये भी मेरा दोस्त है। पर अगर भारत नाटो का मेंबर होता तो देता। तो ऐसे करके ये क्या करते हैं, आसपास के, तो रशिया को प्रॉब्लम यही है, रशिया इनको यही कह रहा है कि जब तुम यहां बैठे हो, तुमने अपना नाटो की गाइडलाइंस बना रखी है, तुमने अपने उसमें 11 देश बनाए, फिर 4 बनाए, फिर और करते 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 अब तुम मेरे आसपास के देशों को क्यों नाटो में शामिल कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर तुम मेरे आसपास के देशों को नाटो में लेके आओगे, और वो जो इलेजिबल भी नहीं है, और मतलब उस लायक नहीं है,
मतलब जैसे उन्होंने जो शर्त रखी ना कि इतनी आर्मी, इतना पैसा, इतना ये, इतना वो होना चाहिए, तो वो नहीं है, फिर भी तुम कर रहे हो नाटो में, क्यों कर रहे हैं? कि वो वहाँ पे डर के तो इसके ऊपर प्रेशर, दबाव बना रहा है, ये डरे या कल को लड़ाई हो तो हम उन देशों की मदद ले सके। तो ये ऑब्जेक्शन उठा रहा है कि तुम्हारी नीयत में खोट है, कि तुम जबरदस्ती नाटो को बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, और कल को मान लो इसने उसमें 100 देश कर लिए, तो फिर यहां का भी देश, यहां का भी देश, यहां का भी देश, तो ये तो फंस जाएगा। तो ये ऑब्जेक्शन उठा रहा था। अब इसमें दूसरा एक लॉजिक समझो, यूक्रेन ये रहा, रशिया ये रहा। रशिया ने 2014 में ये जो नीचे का एरिया है ना, ये देख रहे हो छोटा सा, इसका नाम है क्रीमिया। यहां पे बहुत सारे तेल भंडार और गैस के भंडार है वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है ना, ये देखिए सब तरफ यूरोप से घिरा हुआ है, और यूरोप के ज्यादातर जो मेंबर हैं वो नाटो के मेंबर है देश, या फिर वो यूएन या यूरोपियन यूनियन, जो ये एक संगठन है, सारा ग्रुप बना हुआ है अमीर देशों का। तो ये जाके बैठ गया है इनके बीच में। तो ये इसको डर क्या है कि ये अगर पूरी तरह नाटो में आ गया, और इसने नाटो के लिए अप्लाई भी किया, और इसको ये कि अगर ये नाटो में आ गया तो ये क्या करेगा, अपनी मिसाइल यहां लगा देगा, अपनी मिसाइल, अपने लड़ाकू एयरपोर्ट जो होते हैं, फाइटर जेट के एयरपोर्ट वगैरह सब, वो यहां लगा सकता है, या लड़ाई होने पे यूज कर सकता है। इसकी कैपिटल कौन सी है? मॉस्को। मॉस्को कहां है? ये रहा। यूक्रेन कहां है? ये रहा। यूक्रेन से मॉस्को की दूरी कितनी है? 1600 किलोमीटर। अगर यहां पे कोई भी मिसाइल या एयरक्राफ्ट वगैरह लगाएगा तो सीधा मॉस्को जो कैपिटल है वहां पे हमला कर सकता है। और अगर दूर के देशों से करेगा तो उसको टाइम लगेगा, वो एक मिसाइल भेजेगा तो ये भी एक भेजेगा, पर यहां से इसको फटाफट 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 ये सब होता है ना। तो वहाँ पे तो रशिया की कुछ के वो ऑल वॉर रखे तो वो यूज नहीं कर पाएगा वो। क्या चीज? आप कह रहे हैं ना कि वो रशिया का सुन, हाँ, तो ये जो एरिया है ना नीचे वाला, ये यूक्रेन का एरिया था। 2014 में रशिया ने इसको कब्जे में ले लिया, अपना कब्जा कर लिया। और इस एरिया के एक्चुअली में पहले तो ये सभी रशिया था ना, सोवियत संघ था ना ये वाला। तो यहाँ पे 60%, क्रीमिया की 60% पॉपुलेशन रशियन थी, तो वो खुद भी चाहती थी रशिया में जाना। तो रशिया ने उसको वहां पे वोटिंग करा के, थोड़ा बहुत फोर्स लगा के उसको अपने में मिला लिया ऑफिशियली, ठीक है। अब यहां पे रशिया ने 2 और जगह है, उसका भी नाम ढूंढना, ये तुम्हारा होमवर्क है। वो 2 जगह को बोल दिया कि ये यूक्रेन का पार्ट नहीं है, ये अलग देश है, ताकि यूक्रेन अगर नाटो में आ भी जाए तो वो देश नाटो में ना आ पाए। पर अमेरिका ने क्या किया मालूम है? इसको नाटो में आने से मना कर दिया, यूक्रेन को, कि हम तेरे को नाटो में नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि अगर यूक्रेन को नाटो में शामिल करते हैं और इसको मालूम है कि ये इस पे हमला करने वाला है, अगर ये नाटो में जाएगा तो ये इस पे हमला करेगा, तो ये सारे 30 देशों को इसकी मदद करने आना पड़ेगा, है ना। फिर इसकी मदद के लिए कौन आएगा? दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश, चाइना। फिर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वॉर 3, और उसमें सारे देश को नुकसान होगा। ये जो है ये खेलता है दिमाग से, ये बिना अपना एक भी नुकसान किए, क्योंकि रशिया क्या है, रशिया इस पे हमला कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसने इस पे हमला किया क्या? नहीं किया। इसकी लड़ाई किससे चल रही है? यूक्रेन से। इसलिए कि यूक्रेन इनके पास जाना चाहता है, और अगर यूक्रेन इनके पास चले गया तो इसके देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा ना, क्योंकि ये रही मॉस्को, ये रहा यूक्रेन, ये रहा, तो नाटो सेना या अमेरिका की। तो इसने इसको बोला कि भैया ये नहीं चलेगा, ठीक है, पर ये मान नहीं रहे। अब ये कैसे दिमाग से खेल रहे हैं नाटो? क्योंकि नाटो में शामिल करेंगे तो इसकी मदद करने आना पड़ेगा। अभी ये मदद इसकी कैसे कर, और इसकी मदद का मतलब है कि इससे लड़ना पड़ेगा। तो ये इसकी मदद कैसे कर रहे हैं? हथियार दे के इसको हथियार दे रहे हैं, इसको मिसाइलें दे रहे हैं, रॉकेट जो भी होता है वो लड़ाई के लिए वो सब दे रहे हैं, पर अपनी फोर्स नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अपनी फोर्स दे देंगे तो फिर ये इससे भी लड़ पड़ेगा। तो मतलब बस एक नाटो का वो हाँ करके, हाँ अगर अमेरिका ने हाँ कर दे तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। अब खुद कॉमन सेंस लगाना, अगर ये नाटो का मेंबर होगा और अभी जो रशिया ने इसके साथ किया है, तो फिर वो 30 देश को आना पड़ेगा ना, ट्रीटी साइन होगी ना। नाटो का मतलब क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर ये उसका मेंबर बन गया,
इनको, और इन्होंने क्यों मना कर दिया मेंबर बनाने से? इनको मालूम है कि ये इस पे हमला करेगा और नाटो की वजह से हमें 30 देशों को आना पड़ेगा। इसने भी तो अपना इंतजाम कर रखा होगा ना, इसके साथ और लोगों के साथ टीम बना बनी हुई है इनकी टीम। और कुछ होती गुप्त संधियां, मैंने बोला था ना गुप्त संधि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, हमें पता ही नहीं, हो सकता है इन दोनों के बीच में संधि हुई हो कि जिस दिन नाटो में से कोई तेरे पे हमला करेगा मैं आ जाऊंगा। तो ये उसने उसके साथ ही नॉर्थ कोरिया रशिया का दोस्त है, चाइना रशिया का दोस्त है, अभी पाकिस्तान के भी साथ इसकी दोस्ती चल रही है। तो ये एक छुपी हुई ट्रीटी होती है जो पता नहीं होता है, और इनको मालूम होता है कि कल को अगर हम इस पे हमला करेंगे तो ये भी तो आ जाएगा इसकी मदद के लिए। फिर कैसे लड़ेंगे? फिर लड़ाई में हमेशा सिर्फ लोग नहीं मरते हैं, इकोनॉमिकल भी बहुत नुकसान होता है। अभी इन कई देशों ने इसके बैंकों पे बैन लगा दिया कि भी तूने हमला किया हम तेरे बैंक बंद कर रहे हैं। ये जो सप्लाई कर रहा था गैस वैस उस पर बैन लगा दिया। कैसे बैन कर सकते हैं? इसके बैंक यहाँ पे नहीं होंगे क्या? हमारा एसबीआई नेपाल में नहीं है, हमारा ये उनको उधर मत सप्लाई करो थे। अरे तो तेल को फिर क्या अचार बनाएगा तेल का? ये बाकी देश में सप्लाई बाकी देश ऑलरेडी इस अब यहाँ से लेते हैं ना, जैसे हमारा तेल जो है अफगानिस्तान से, इससे सऊदी से आता है, यूएई से, यूएई नहीं सऊदी वगैरह से हमारा आता है सब। ये देख, ये ना कोई ऐसे घर की बात नहीं हो रही है, इन सब की एग्रीमेंट होते हैं कि कोई भी किसी से नहीं खरीद सकता तेल जब तक उनकी पूरा होता है। ये ऐसे है कि ये इन्होंने भी कई सऊदी अरब को बोल रखा होगा, कई देशों को सऊदी अरब डायरेक्ट तेल नहीं बेच सकता, वो तेल इनके थ्रू खरीदा जाएगा। तो फिर वो रशिया के पास जो तेल बचेगा वो अपने देश में यूज कर लो, उसको ही तो फायदा होगा। नहाने के बाद सिर पे लगाएगा नहीं है गाड़ी वाड़ी के लिए तेल वगैरह बेटा तो बहुत सारा है ना, बहुत सारा है, क्या करोगे? जो बचा हुआ एक्स्ट्रा उसका क्या करोगे? जैसे तो उसका बचे हुए को तो बेचना पड़ेगा ना, फिर रोटी कैसे चलेगी? पैसा भी तो चाहिए होता है। तो वो तुमने धीरे धीरे समझोगे। मेन बात ये है कि तुम्हें अब मोटी बात तुम ये समझो कि यूक्रेन पर रशिया का हमला करने की वजह क्या थी कि अगर ये हमला करके इसको अपने कब्जे में ना करे, अपने कंट्रोल में ना ले, अपने कंट्रोल वाली गवर्नमेंट, रशिया ने बोल दिया मैं इस पे ना कब्जा नहीं करूंगा, तो फिर क्या करेगा? यहां पे लड़ाई करके यहाँ के जो नेता हैं उनको मारेगा या गिरफ्तार करेगा, और वहां पे उन नेताओं को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाएगा जो रशिया के फेवर में है। समझे? 2014 के अंदर ही, 2014 से पहले क्या हो रहा था कि जो 2014 से पहले की यहाँ गवर्नमेंट थी ना, वो गवर्नमेंट जो थी वो रशिया प्रो रशिया थी। प्रो रशिया का मतलब क्या होता है? रशिया को सपोर्ट करने वाली, ठीक है। तो उन्होंने किसी एक एग्रीमेंट को साइन करने से मना कर दिया जो रशिया के खिलाफ था। तो फिर वहां पे माहौल ऐसा बनाया गया कि ये गद्दार है, ये है, वो है। वो गवर्नमेंट को, मतलब उस आदमी को, वो जो राष्ट्रपति था उसको इतना परेशान किया, उसको इतना हो गया कि उसको भाग करके रशिया में मदद लेनी पड़ी। अब वो रशिया में रहता है। जो पहले राष्ट्रपति था जो रशिया के फेवर में था, उसको वहां की पब्लिक ने, क्योंकि वहां के जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने क्या बोला, ये गद्दार है, ये रशिया के फेवर में है, ऐसा है। क्या है यूक्रेन की एक सिचुएशन क्या है कि ये वेस्टर्न वाला पार्ट है ना यूक्रेन का, ये सब है यूरोपियंस लोग। जो इधर वाला पार्ट है इसके 30% पॉपुलेशन जो है यूक्रेन की, इधर वाले पार्ट की, ये सब रशियन है, ठीक है ना। जैसे गोवा में भी पोर्शिस है ना, पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगाली तो चले गए, पर अभी भी बहुत सारे पुर्तगाली टाइप के लोग जो अभी भी यहाँ रह रहे हैं वो पोर्शिस है ना। वो हम बोलते हैं ना वहाँ के मूल के हैं, या वो आज भी अपने स्टाइल में रहते हैं, अपने स्टाइल से रखते हैं। ऐसे ही ये यूक्रेन देश तो अलग बन गया, पर इसमें इधर की जितनी भी पॉपुलेशन है, क्रीमिया में कितनी बताई थी, 60%, इधर की टोटल अभी की भी 30% रशिया की, और इधर रहती है रशिया वाली साइड में। तो इधर वाले जो है वो इधर के लोग हैं। तो इन लोगों ने उसको हरा दिया, मतलब उसको भागना पड़ गया यहाँ। फिर उसके बाद आया जो अभी राष्ट्रपति है,